हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी है तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी कहानी की तरफ। बात आज से 40 साल पुरानी है। मैं और मेरा दोस्त नीरज दीपावली की छुट्टियों में 3 दिन की और छुट्टी लेकर 1 हफ्ते के लिए गांव जाने को तैयार हो गए। रात को 10 बजे की रोडवेज की बस दिल्ली से पकड़कर उत्तरांचल अपने गांव को रवाना हुए। 5 बजे सुबह हम लोग ऋषिकेश पहुंचे। वहां से हमने गाड़ी बदली और टिहरी की बस में रवाना हो गए। उस ज़माने में परिवहन व्यवस्था इतनी सुलभ नहीं थी। आज की अपेक्षा कहीं दूर की यात्रा में दुगने से भी ज़्यादा समय लगता था। 2 बजे बस टिहरी पहुंच गई। वहां से हमें गांव के लिए बस पकड़नी थी जो हमें 5 बजे तक गांव के पास उतार देती, मगर वो बस किसी वजह से लेट हो गई। इंतज़ार करते करते शाम के 5 बज गए। हमें अब यकीन हो गया था कि गांव पहुंचते पहुंचते रात हो ही जाएगी। अब सर्दी के मौसम में अंधेरा जल्दी ही हो जाता है। हमने बस पकड़ी ठीक 7 बजे। हम गांव के नज़दीक पहुंचे। आगे का रास्ता पैदल का था और घना जंगल एवं पहाड़ की चढ़ाई, और उस पर रात का अंधेरा। अकेला होता तो मैं कभी रात में नहीं चलता। टिहरी में किसी होटल में रुक जाता, मगर हम लोग 2 थे, इसलिए हमने चलने का निश्चय करा। बातचीत करते करते चलते रहेंगे, ये सोचकर हमने अपना सामान उठाया और चल पड़े। मेरे पास एक सूटकेस था, जबकि मेरे दोस्त नीरज के पास सूटकेस और एक थैला भी था। जंगली जानवर का भय अक्सर वहाँ रहता था। ये सुनने को मिलता था कि लकड़बग्गा आज फलना की बकरी को चपट कर गया, किसी कुत्ते को खा गया, वगैरह वगैरह। जब आदमी ऐसी परिस्थिति में होता है ना, तो ना याद आने वाली बातें भी याद आ जाती हैं। और उस जमाने में भूत प्रेतों की अधिक मान्यताएं होती थी। लोगों के द्वारा बताई गई आपबीती की घटनाएं इसी समय याद आती हैं। हम कड़ा मन करके चले जा रहे थे कि नीरज बोला, यार प्रकाश, तू डर तो नहीं रहा ना? अरे डरना कैसा, जो डरता है उसी को ये सब दिखता है, मैंने बोला। तू भगवान का नाम ले और चलता रहे। अपने डर को छिपाते हुए मैंने कहा, हाँ यही तो मैं भी कह रहा हूँ, भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं समझ गया कि वो भी अपना डर छुपा रहा है। भूत के किस्से और घटनाएं बताने वालों में एक ये भी था, मगर इस समय ये बात कहने का कोई समय नहीं था। आदमी कितना ही निडर क्यों ना हो, थोड़े से डर की आशंका उसके मन में अवश्य होती है। हम अपना डर छिपाएं अपने आप को निडर घोषित करते चले जा रहे थे। अंधेरे सन्नाटे में हमारी पदचाप और बातचीत दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी। ज़रा सी कहीं से आहट होती तो हम चौंक पड़ते और एक दूसरे को देखकर डरपोक बोलते। मेरे मन में आया कि इससे तो अच्छा है कि टिहरी में किसी होटल में ही रुक जाते, सुबह आराम से आते, मगर एक दिन की छुट्टी बेकार हो जाती। खैर, अब आ ही गए तो घर तो पहुंचना ही है। मैंने सुविधा के लिए एक डंडा चाय वाले की दुकान से ले लिया था, शायद इसकी ज़रूरत पड़ जाए। बीच बीच में कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ें हल्की हल्की आती थी, मगर सामने कोई अब तक नहीं आया था। चलते चलते नीरज अचानक रुक गया, ऐसे जैसे बस को ब्रेक लगता है। मैंने पूछा तो नीरज बोला, प्रकाश देख तो, वहाँ कौन बैठा है? कहाँ पर? अरे वो देख, उस दीवार के बड़े पत्थर पर। मैंने देखा तो सचमुच दूर से ऐसा लगा कि कोई बैठा हो। दिन के समय कोई राहगीर चलते चलते थक जाते तो उस जगह बैठ जाते थे। वहाँ पर एक छोटा पेड़ भी था, जिसकी छांव में बैठकर आने जाने वाले थोड़ी देर आराम करते थे। गांव की स्त्रियां जब दूर जंगल से लकड़ियां या घास लेकर आती थी तो यहाँ पर बैठकर
थोड़ी देर आराम करती थी। ठीक उसी जगह पर मैंने देखा एक आदमी घुटने में मुंह देकर बैठा था। उसे इस तरह बैठा देखकर एक बार को तो हमारे होश उड़ गए। वो हमसे बस 50 मीटर की दूरी पर था। क्या उसे हमारी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी? हम तो जोर जोर से बातें कर रहे थे। नीरज डर के मारे पीछे हो गया। डर से या फिर हिम्मत से मेरे हाथ की पकड़ डंडे पर मजबूत हो गई। मैं चिल्लाया, कौन है वहाँ पर? कोई जवाब नहीं आया तो हमारे होश हवा हो गए। तब एक पत्थर उठाकर मैंने हल्के से उसकी तरफ उछाला ताकि पत्थर की आवाज़ से उसे हमारा आभास हो सके। तब उस आदमी ने जोर से हंसते हुए अपना मुंह ऊपर करा। डर गए क्या? वो बोला, अरे भाई कौन हो तुम? तुमने तो डरा ही दिया था। मैंने अपने आप को संयत करते हुए बोला। नीरज के चेहरे पर पसीना आ गया था। हम नज़दीक आए तो देखा वो एक 50-55 साल का दुबला पतला आदमी था। फिर वो खीसे निपोड़ता बोला, डरो मत, देखो मैं तो अकेला हूँ, तुम तो दो हो। तब नीरज अपने डर को छुपाता हुआ बोला, हम डर कहाँ रहे थे, हमने सोचा कोई चोर है। चलो अब साथ ही चलते हैं। वो लाठी के सहारे खड़ा हुआ और बोला, मैं शिवाली गांव का हूँ। शिवाली गांव हमारे गांव से बाद में पड़ता था। तो क्या ये आदमी वहाँ तक अकेले ही जाएगा? हमें हैरानी हुई, पर यह समय इन सब बातों को सोचने का नहीं था। हम एक साथी के मिल जाने से काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त हुए। एक उम्रदराज आदमी के साथ होने से डर अब पहले जैसा नहीं रह गया था। अब हम बेफिक्र होकर चल रहे थे। हम दोनों 25-26 साल के थे और वो वृद्ध आदमी हमसे दुगनी उम्र का था। हम लोग बातें करते करते चल रहे थे तो उसने हमें भूतों की बातें बताई। भूत ऐसे नहीं दिखते जैसा आदमी सोचता है। भूत अलग अलग रूप में दिखता है। कभी कभी आदमी सोचता है कि भूत नहीं है, पर भूत उसके साथ ही होता है, वगैरह वगैरह। उसकी अजीब बातें दिलचस्प भी थी और डराने वाली भी। खैर, बात करते करते उसने हमारे गांव के 1-2 आदमियों के नाम बताए और कहा कि वो हमारे जानने वाले हैं। तब हमें पूरा यकीन हो गया कि वो शिवाली गांव का ही है। थोड़ी देर बाद हम लोग अपने गांव की सरहद पे पहुंच गए। रात के 8 बज गए थे और उसने अपना नाम बताया, श्याम सिंह। जब हमारे गांव का रास्ता अलग हुआ तो मैंने कहा, अच्छा श्याम सिंह जी, आप आराम से जाइए, हमारा तो गांव आ गया। तब वो बोला, ठीक है मैं चलता हूँ। और वो बिना झिझक के आगे वाले रास्ते पर चल पड़ा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैंने देखा उसका व्यवहार ऐसा था जैसे उसके लिए रात का अंधेरा कोई अहमियत ही ना रखता हो। मुझे वो बहुत बहादुर और हिम्मत वाला आदमी लगा। हमने ईश्वर का धन्यवाद करा कि हमें एक ऐसा साथी और मिल गया था। रास्ते के थोड़ी ऊपर एक छोटी दुकान थी जो रात 8-9 बजे तक खुली रहती थी। लोग दीपू चाचा की दुकान पर देर रात तक गपशप किया करते थे। हम दुकान पर पहुंचे तो देखा दीपू चाचा के अलावा वहां 2 आदमी और बैठे थे। रामा रूमी के बाद चाचा बोले, अरे प्रकाश, नीरज, अकेले ही आ रहे हो क्या? हाँ चाचा, हमारे साथ एक आदमी और था बस। कौन था तुम्हारे साथ? दीपू चाचा बोले। तब मैंने कहा, शिवाली गांव का कोई श्याम सिंह था, अभी तो गया उस तरफ। दीपू चाचा ने कहा, रात को इस तरह मत आया करो, टिहरी में रुक जाते। चलो ठीक है, मैं भी दुकान बंद कर रहा हूँ, टाइम हो गया है। और सब उठकर चलने लगे। हम भी अपने घर आ गए। सुबह नहा धोकर मैं दिवाली का सामान लेने जाने लगा तो नीरज को आवाज़ देकर आने का कहा। हम दोनों दुकान पर पहुँचे तो दुकान पर दीपू चाचा बैठे थे। तब उन्होंने बताया कि तुम्हें रात को पैदल इस तरह नहीं आना चाहिए। पर चाचा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कहा, अगर कुछ हो जाता तो? मैंने तुम्हें रात में ये बात नहीं बताई। तुम जिस श्याम सिंह की बात कर रहे थे, जिसके साथ तुम लोग आधा घंटा तक चलते रहे, जानते हो उसे मरे हुए 4 महीना हो गया है। आए दिन रात को लोगों के साथ इसी तरह चलता है। क्या? मेरे मुंह से चीख निकल गई।
और पैरों तले जमीन खिसक गई। नीरज तो मानो बेहोश सा हो गया। उसका मुंह खुला का खुला था। हे भगवान, तो क्या वो असल में भूत था? हाँ, वो वही था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। उस दिन मैं समझ गया कि डर क्या होता है। वो जो हमने कल रात महसूस किया था, या वो जिसका एहसास हमें अब हो रहा था। उस दिन के बाद कभी भी रात को हम उस रास्ते पर नहीं चले। बाद में कभी अगर दिन में वहाँ से चलना पड़ता तो शरीर में डर की एक लहर सी दौड़ जाती। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी घटना कुछ अलग हटके है। इसके लिए आपको कुछ बेसिक बातें जानना ज़रूरी है। ये घटना आज के समय के अनुरूप सही ना लगे, लेकिन हमारे समय में ऐसी कहानी बहुत प्रचलित थी। अर्थात लगभग आज से 50 साल पहले, जब दूर दराज के गांव विकास से वंचित थे, घने और विशाल जंगल हुआ करते थे, तब ऐसी कहानियों का बहुत महत्व था। ये कहानी पहाड़ से संबंधित है। शायद ही आपने आचरी नाम कहीं सुना होगा। ये नाम पहाड़ी है। आचरी का मतलब वहाँ पर परियों के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि जिसने भी उन्हें देखा है उनका स्वरूप परियों जैसा बताया है। यद्यपि मेरा इस तरह से कभी कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, पर लोगों से और अपने पूर्वजों से उनकी घटनाएं मैंने ज़रूर सुनी। आचरी पहाड़ में भूत प्रेत, देवताओं और आत्मा की श्रेणी में आता है। कहीं कहीं कुछ लोग उन्हें देवतुल्य भी मानते हैं और सम्मान के साथ उनकी पूजा करते हैं। जिसने भी उनके स्वरूप को देखा है, उसके अनुसार आचरियाँ लंबी, पतली और अक्सर सफ़ेद वस्त्रों में दिखाई पड़ती है और एक स्थिर आकार नहीं रखती और लहराते रूप में दिखती हैं। मान्यता है कि वो रोज़ सुबह अर्धरात्रि के पश्चात अपने दल बल के साथ पहाड़ की चोटी से गंगा स्नान के लिए उतरती हैं और अधिकतर फूलों के मौसम में और रात्रि में उनको देखा जा सकता है। उसके साथ कई तरह के प्रेत भी चलते हैं और एक ढोल और नगाड़ा भी होता है जो उसके दल के आने का सूचक होता है। माना जाता है कि ढोल और नगाड़ा अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। ढोल की धुन का अर्थ लगाया जाता है कि अबाटे के बाट, अर्थात जो रास्ते से अलग है वो रास्ते पर आ जाए ताकि आचरी उसे अपने साथ ले जाए, और नगाड़े की धुन का अर्थ है बाटे के अबाट। इसका मतलब है जो रास्ते में है वो अलग रास्ते पर चले जाए ताकि वो बच सके। जिसको भी आचरी अपने साथ ले जाती है वो फिर कभी नहीं मिलता। नदी के किनारे उसके वस्त्र अवश्य मिल जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक गांव की कुछ महिलाएं जंगल में घास काटने गई थी। उन्हें एक मधुर गीत सुनाई पड़ा। आवाज़ बड़ी सुरीली थी, इसीलिए एक महिला उस आवाज़ के पीछे चल पड़ी और बहुत दूर निकल गई। साथ ही आई महिलाओं ने उसे बहुत खोजा, पर उसका कोई पता नहीं चल सका। 4-5 दिन बाद वो वापस आई तो उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके गले से आवाज़ भर्रा कर आ रही थी। कहते हैं उसकी आवाज़ आचरी ने ले ली थी। यहाँ पर ये मानते हैं कि जहाँ उजाला होता है आचरी वहीं पहुँचती है। अंधेरे में या फिर अंधेरे घर में वो नहीं जाती। इसी संदर्भ में बहुत सी घटनाएं हैं जो कि हमारे गांव में सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक अभी मैं आपको बताता हूँ। रात का समय, गुलाब सिंह खाना खाकर अभी निपटा था। समय का कुछ अनुमान लगाना कठिन था। उसकी पत्नी और बच्चे सो गए थे। नींद न आने की वजह से गुलाब ने किबाड़ भेड़ दिए और लैंप जला छोड़ दिया और थोड़ी दूर पर कल्याण सिंह के घर की ओर हुक्का पीने चला गया। खाना खाने के बाद उसे हुक्का पीने की आदत थी। चलो थोड़ी गपशप भी हो जाएगी, ये सोचकर वो घर से चल पड़ा। उसका घर गांव के सबसे छोर पर था। उसके घर से दूसरे घर की दूरी लगभग 200 मीटर थी। पहाड़ में गांव के घरों में अक्सर काफ़ी दूरियां होती है। वो कल्याण के घर पर आकर बैठा। यहाँ से गुलाब का घर नहीं दिखता था। बीच में खेतों का बड़ा मोड़ आ जाता था। कल्याण हुक्का पी रहा था। हाँ गुलाब बैठ, खाना हो गया? हाँ, गुलाब ने जवाब दिया। वो दोनों खेत खलियान के विषय में बात करने लगे। और भाई, फसल की कटाई कब से शुरू कर रहा है?
अभी हफ्ते बाद देखेंगे, गुलाब ने बोला। तभी कल्याण की नज़र एक जगह पर टिक गई। अरे गुलाब, क्या टाइम है अभी? पता नहीं यार, क्यों, क्या हुआ? गुलाब ने कहा। अरे देख, दूर उस पहाड़ी से उजाला इस तरफ आता दिखाई पड़ रहा है। कल्याण बोला। अरे कोई दूसरे गांव का राह चल रहा होगा, गुलाब ने बात को हल्के में लेकर कहा। अरे नहीं गुलाब, ये उजाला किसी राहगीर का नहीं हो सकता, वो तो एक पगडंडी पर एकदम सीधा चल रहा है, गाड़ी के जैसे। अपनी बात पर जोर देते हुए कल्याण बोला। तब गुलाब ने गौर से देखा। हाँ यार, आदमी तो नहीं लगता। गुलाब ने उसका समर्थन करते हुए कहा। फिर तो वही है, तुझे ढोल नगाड़े की आवाज़ आ रही है क्या? कल्याण बोला। सुन ध्यान से। गुलाब कान लगाकर सुनने लगा। अरे आ रही है हल्की सी, पक्का आच रही है, गुलाब ने झट खड़े होते हुए कहा। इस बीच वो रोशनी नज़दीक आ गई थी। तभी गुलाब सिंह को अपने घर का ख्याल आया। ओ नहीं, मैं तो किवाड़ भीड़ कर आ गया था, मेरे पत्नी और बच्चे सो रहे होंगे, लैम्प भी मैं जला छोड़ आया। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या मैं तब तक वहाँ पहुँच पाऊँगा उस उजाले से पहले? इसी बीच वो रोशनी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही थी। गुलाब ने तेज़ी से अपने कदम घर की ओर बढ़ाए। रोशनी उसके घर के लगभग पास आ गई थी और रास्ता ही वही था। लगभग दौड़ता सा वो हांफने लगा। आज तो गए काम से। वो डर के मारे कांपने लगा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। नंगे पैर भागते हुए उसके पैर भी जगह जगह से छिल गए। अब वो अपने घर के चौक के पास आ गया था और रोशनी उससे 20-22 मीटर की दूरी पर ही थी। वो लगभग हवा की तरह घर की सीढ़ियाँ लांघता जोर से दरवाजे को धक्का देकर अंदर पहुंचा और झट से एक हाथ से लैम्प की बत्ती को मसल डाला और उसका हाथ भी झुलस गया इसमें। डर के मारे अभी भी उसकी धड़कनें तेजी से चल रही थी। रोशनी चौक के अंदर आ चुकी थी। गुलाब ने देखा कि वो एक नहीं दो थी। दरवाजे के पास आकर उन दोनों की आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही थी। गुलाब सिंह का डर के मारे दिल बैठा जा रहा था। आज तो बच्चे और मैं सब गए, आज बचना मुश्किल है। तभी उसे आवाज़ सुनाई पड़ी। दीदी चलो ना अंदर, उनमें से एक ने कहा। चल छोड़, आज रहने दे। नहीं दीदी चलना, मुझे अंदर जाना है। रहने दे ना। नहीं चल, अब आ ही गए हैं तो चल, पहली वाली की आवाज़ आई। ये वार्तालाप सुन गुलाब का कलेजा बैठ उठा। डर के आगे हिम्मत दम तोड़ चुकी थी और तब बेहोशी ने उसे अपने आगोश में ले लिया। सुबह जब उसने अपने मुंह पर पानी के छींटे महसूस करी तो वह झटके से उठ गया। उसे रात का सारा माजरा समझ आ गया। क्या हो गया था तुम्हें? उसकी पत्नी ने पूछा। उसकी पत्नी जाकर एक पड़ोसी को बुला लाई थी। बच्चे भी गुमसुम बैठे ताक रहे थे उसे। वो जिंदा था और सब कुछ ठीक था। तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। वो कुछ नहीं बोला। उन्हें रात की बात बताना उसने ठीक नहीं समझा, कहीं वो लोग डर न जाएं। कुछ नहीं, शायद चक्कर आ गया था। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो उठा और मुंह हाथ धोकर धूप दिया जलाने लगा और कुल देवता के साथ आचरी की भी पूजा अर्चना करने लगा। तब जाकर उसका मन शांत हुआ। इसके बाद उसने कभी वो गलती नहीं करी जो उस दिन उससे अचानक हो गई थी। मेरा नाम बदर है और मैं कश्मीर से हूँ। आज मैं आपको मेरे और मेरे भाई के साथ हुई रूह कपाने वाली सच्ची घटना बताऊंगा। ये बात लगभग 5-6 साल पुरानी है। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल की थी और मेरे भाई की 11। एक बार हमने हमारे चाचा के साथ कैंपिंग करने का प्लान बनाया। नवंबर का महीना था और हमने सारा सामान पैक करके गाड़ी में डाला। मेरे चाचा, जिनका नाम हामिद था, उन्हें कैंपिंग का अच्छा एक्सपीरियंस था। शाम के लगभग 5 बजे अपने घर से दूर एक पहाड़ पर निकल पड़े हम लोग। आपको पता ही होगा कि पहाड़ों पर ठंड कैसी होती है, खास तौर पर कश्मीर में। हम लोग लगभग 2 घंटे में जिस पहाड़ पे हमें जाना था उसके नीचे पहुंच गए थे।
गाड़ी ऊपर नहीं ले जाई जा सकती थी, इसीलिए हमने गाड़ी को नीचे पार्क कर लिया और उसके बाद हम ऊपर जाने लगे। ये सब करते करते ऑलमोस्ट 8 बज गए थे, काफ़ी लेट। हम आधे घंटे में कैंपिंग स्पॉट पर पहुंच गए थे। उस जगह पर पता नहीं जंगल एकदम से शांत सा था, जैसे किसी कीड़े या जंगली जानवर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। वहाँ पहुँचने के बाद हमने टेंट वेंट और बाकी का सारा सामान लगा दिया और खाना बनाना शुरू कर दिया। एक और चीज़, उस पहाड़ के रास्ते में एक छोटा सा गांव भी पड़ता है। उस गांव में एक चाय की दुकान थी, वहाँ चाय पीने के लिए हम लोग रुके थे। तो वहाँ पर जो अंकल थे उन्होंने हमसे पूछा कि हम कहाँ जा रहे थे। तो हमारे चाचा जी ने उस पहाड़ी का नाम बताया। मुझे उसका नाम ठीक से याद नहीं है क्योंकि वो काफ़ी अजीब सा था। उस पहाड़ी का नाम सुनकर उस अंकल के होश उड़ गए। वो बोले कि भाई उधर जाना मतलब साफ साफ मौत को दावत देना है। उसने बताया कि वहाँ पर कोई जीव है जिसका बहुत बड़ा शरीर है और वो बिल्कुल सफ़ेद है, काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा है। उसने ये भी बोला कि वहाँ पर अनगिनत जिन्नों और भूतों का भी वास है। ये सुनकर मेरा भाई बहुत डर गया। मैंने और मेरे चाचा ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता। उन अंकल ने जब उस जीव का हुलिया बताया तब मेरे दिमाग में एक ही नाम आया, यति। बट मैं श्योर नहीं था। मेरे चाचा ने कहा कि ये सब बकवास है और फिर हम वहाँ से चाय पीकर चले गए। अब वहाँ पर आने के बाद खाना वाना खाकर जब हम रिलैक्स कर रहे थे, उस वक्त जंगल के अंधेरे हिस्से से किसी के चहलकदमी करने की आवाज़ साफ तरीके से सुनाई दे रही थी। हम लोग एकदम अलर्ट हो गए। हमें लगा कि शायद कोई जानवर होगा और सोने के लिए जगह ढूंढ रहा होगा। तब 4-5 मिनट के बाद फिर से वही सेम चलने की आवाज़ आई, बट ये आवाज़ ध्यान से सुनने पर 2 पैरों पर चलने वाले किसी इंसान की लग रही थी। लगभग हमें पक्का ऐसा ही लग रहा था। मेरे चाचा ने चिल्लाते हुए बोला, कौन है वहाँ पर? आप लोग शायद यकीन भी ना करो कि उधर से सेम आवाज़ आई, बड़ी ही भारी तरीके से। कौन है वहाँ पर? यह आवाज़ सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक से जंगल के उसी हिस्से से एक बहुत ही गंदी सी चीख सुनाई थी। मेरी और मेरे भाई की हिम्मत ने जवाब दे दिया था। मेरे चाचा उस अजीब आवाज़ की तरफ गए। न जाने उस समय जंगल फिर से एकदम शांत सा हो गया और उसी शांति वाले माहौल में मेरे चाचा की एक दर्द से भरी चीख सुनाई दी। मैं समझ गया था कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया और अचानक मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आने लगी। मैं उस आवाज़ की तरफ गया और उस हिस्से में जहाँ से चीख आई थी और वहाँ टॉर्च मारकर देखने लगा। जो मैंने देखा उसे तो याद करके ही मैं कांप जाता हूँ। मेरे चाचा का सर धड़ से अलग था और मैं साफ साफ देख पा रहा था कि मेरे चाचा का शरीर कोई बहुत बड़ी चीज़ बेरहमी से नोच नोच कर खा रही थी। मैंने उस तरफ टॉर्च मारी क्योंकि अंधेरा था वहाँ पर। उधर मुझे मेरा भाई नज़र आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरी रूह मेरे शरीर से अलग हो जाएगी। अचानक से मेरा भाई वहाँ खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। मैंने उसी वक्त ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करा और उस चीज़ ने जैसे ही ये सुना वो ज़ोर से चीखते हुए जंगल में भाग गई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि चाचा की लाश को टेंट तक लेकर आऊं। उनकी लाश को मैंने वहीं छोड़ दिया और टेंट पर चला गया। वहां पहुंचने के बाद जो मैंने देखा मैं और ज़्यादा डर गया। मेरा भाई तो वहीं पर बैठकर रो रहा था। मैं समझ गया था कि वो चाय वाले अंकल एकदम सच बात बोल रहे थे। हमने जैसे तैसे वो रात काटी। सुबह होते ही हमने टेंट और सारा सामान पैक करा और आखिरी बार चाचा की लाश को देखने गए। तब वहाँ पर लाश की जगह बस एक कंकाल था और ये देखकर हम दोनों तो बस बेहोश ही हो गए। आखिर एक रात में लाश का ऐसा हाल कैसे हुआ? हम जैसे तैसे नीचे आ गए और गाड़ी के पास चले गए और फिर वहाँ से पुलिस स्टेशन। पुलिस को सारी बात बताने के बाद पुलिस उस जगह पर गई
तो उन्हें वहाँ पर एक टूटा हुआ कंकाल मिला। ये घटना याद करते वक्त भी मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि वो मेरे काफ़ी खास चाचा थे। इसके बाद से जितने भी लोग वहाँ पर गए, सबको वहाँ पर एक आदमी दिखता। वो आदमी उन लोगों के कैंप के पास आता, दौड़ता और फिर चला जाता। इन सब घटनाओं के बाद ही वहाँ पर लोग कैंपिंग करने जाना बंद कर दिए और वो जगह काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गई। यही कारण है कि उस जगह का नाम मैंने आपको नहीं बताया। कुछ नहीं बदला यहाँ, आज भी सब पहले जैसा ही है, जैसा 25 साल पहले था। वही लंबी सड़कें, वही मिट्टी के घर, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और ये शिव जी का मंदिर, यह भी वैसा ही है जैसा 25 साल पहले था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब बाबूजी ने मुझे भैया के साथ लंदन पढ़ने के लिए भेजा था। अर्चिता उस दिन को याद करने लगती है। नहीं बाबूजी, हमें नहीं जाना, हमें आप सबसे दूर नहीं जाना, हम नहीं रह सकते माँ के बिना। माँ आप समझाओ ना बाबूजी को, हमें ना भेजे भैया के साथ, हमें बाहर पढ़ने नहीं जाना, हम यहीं रहकर पढ़ लेंगे, आप समझाओ ना बाबूजी को। अचानक अर्चिता अपने सपने से बाहर आती है। कितना मना किया था हमने बाबूजी को, ना भेजे हमें लंदन, पर वो कहाँ मानने वाले थे। उनको तो हमें कलेक्टर जो बनाना था। पर अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम वापस आ गए हैं अपनी मिट्टी में, अपने गांव में, यहीं रहेंगे अपनी माँ के पास। हम आ रहे हैं हम। अर्चना थोड़ी दूर पैदल चलती है कि अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आ जाता है। वह बूढ़ा अर्चिता से बहुत अजीब सी बातें कहने लगता है। तू क्यों आई है यहाँ पर? चली जा यहाँ से, नहीं तो तू भी मर जाएगी। सबको मार दिया उसने, तू भी मर जाएगी, चली जा यहाँ से। वह अर्चिता को धक्के मारता है और वहां से जाने के लिए कहता है और फिर भाग जाता है। अर्चिता गिर जाती है। ओह गॉड, कौन था ये बेवकूफ़, सारे कपड़े ख़राब कर दिए मेरे। जल्दी से हवेली पहुंचती हूँ, जाकर चेंज कर लूँगी। तभी वहाँ से एक तांगे वाला गुजरता है और अर्चिता उसे रोक कर पूछती है, भैया ये जो पास में हवेली है वहाँ चलोगे? वो तांगे वाला उसे कुछ अजीब तरीके से देखता है और अर्चिता उससे पूछती है, क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? हवेली पर जाना है, मुझे छोड़ दोगे क्या? नहीं, मैं हवेली पर नहीं जाऊंगा। आप वहाँ क्यों जा रही हैं? वहाँ तो कोई नहीं जाता। अर्चिता कहती है, कोई नहीं जाता मतलब? जी, वहाँ कोई नहीं जाता, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा होगा आप भी वहाँ ना जाएं। इतना कहकर वो तांगे वाला वहाँ से चला जाता है। अजीब लोग हैं, एक मना कर रहा है हवेली पर जाने के लिए और एक कह रहा है यहाँ से ही चले जाओ। जिसे देखो यही बोल रहा है हवेली पर मत जाओ। पता नहीं क्या है, हम शिकायत करेंगे बाबूजी से, पर शिकायत करने के लिए हमें हवेली पर पहुंचना भी तो होगा। क्या पैदल ही जाना पड़ेगा हमें? चलो जैसी किस्मत, पैदल ही चलते हैं अब। अर्चिता पैदल चलते चलते आधे रास्ते पहुंचती है और अचानक उसकी नज़र एक शमशान पर पड़ती है जो कि उसके रास्ते में ही था। उसने देखा वहां एक बुढ़िया रो रही होती है। अर्चिता शमशान को देखकर चौंक जाती है। यह शमशान यहाँ पहले तो नहीं था। फिर अब अर्चिता उस बुढ़िया से पूछती है, माँ जी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है आपको? बुढ़िया एकदम पलटकर अर्चिता की तरफ देखती है और अर्चिता डर कर पीछे हो जाती है। बुढ़िया पहले उसे देखती है और फिर एकदम से रोने लगती है। सबको मार दिया उसने, सबको मार दिया, तुझे भी मार देगी, चली जा यहाँ से। किसी को नहीं छोड़ा उसने, सबको मार डाला। अर्चिता उस बुढ़िया से पूछती है, किसने मार दिया, किसको मार दिया और सबको कौन मार देगा? वो वही है, उसी ने मारा है सबको। बुढ़िया इतना कहकर रोते रोते वहां से चली जाती है। ये हो क्या रहा है, सब इतना अजीब तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं? और ये शमशान, ये यहाँ पर कब बन गया? पहले तो नहीं था।
वटएवर, हमें जल्दी जल्दी हवेली पहुंचना चाहिए। इतना कहकर अर्चिता हवेली की तरफ निकल जाती है। हवेली के पास पहुंचते ही अर्चिता जब हवेली को देखती है तो हवेली का हाल बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा होता है। पूरी हवेली पर बहुत धूल जम रही होती है और अर्चिता हवेली के अंदर जाती है और हवेली के बगीचों को देखती है। ये सब क्या हुआ यहाँ पर? सारे फूल यहाँ मुरझाए हुए क्यों हैं? और ये हवेली इतनी गंदी क्यों पड़ी है? ऐसा लग रहा है मानो पिछले 25 सालों से सफाई ही नहीं करी हो यहाँ की। ओह गॉड, हम तो पागल ही हो जाएंगे यहाँ पर समझते समझते ये सब। हम अंदर जाकर माँ से ही पूछेंगे। माँ कितनी खुशी होंगी ना हमें देखकर। खुश क्यों नहीं होंगी? पूरे 25 साल बाद वापस आए हैं हम, खुश होना तो बनता है। और फिर सबको इतना बड़ा सरप्राइज तो मिलेगा। हमने बताया थोड़ी है किसी को कि हम वापस आ रहे हैं। चलो सबकी हवाइयाँ उड़ाते हैं। अर्चिता इतना कहकर हवेली के अंदर जाती है और अर्चिता जैसे ही हवेली के दरवाजे को अंदर की ओर धक्का देती है, हवेली के सन्नाटे में दरवाजे की आवाज़ गूंज उठती है। अर्चिता अपनी माँ को आवाज़ देती है, माँ, माँ कहाँ हो आप? अर्चिता अपनी माँ को आवाज़ देती है और जैसे ही गेट के अंदर पैर रखती है, एकदम से एक औरत अजीब से भेस में उसके सामने आ जाती है। अर्चिता डर के मारे पीछे हो जाती है और वो औरत उससे पूछती है, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? ये घर मेरा है, तुम यहाँ क्यों आई हो? और ये हवेली मेरी है, मेरा राज चलता है यहाँ पर। चली जाओ यहाँ से, वरना। वो औरत अर्चिता को धक्का मार देती है और अर्चिता सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अर्चिता जैसे ही नीचे गिरती है, वो औरत अर्चिता के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और दरवाजा बंद होते ही अर्चिता को धक्का सा लगता है और अब उसने नजरें उठाकर ऊपर देखती है तो वो हवेली के बाहर खड़ी होती है, बिल्कुल बाहर। अर्चिता सोच में पड़ जाती है कि अरे अभी तो हम हवेली के अंदर थे, हम यहाँ कैसे आए और ये हो क्या रहा है? कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है हमें। अर्चिता खड़े होकर अपने कपड़े साफ करने लगती है और तभी हवेली से बाहर वाला गेट खुलता है और वहां से एक कार निकलती है। उस कार में वो देखती है कि उसके चाचा बैठे होते हैं। उन्हें देखकर अर्चिता कहती है, चाचा जी। इतने में अंदर से एक दरबान अर्चिता से कहता है, अरे बिटिया तुम आ गई, हम सबको अभी बताते हैं। दरबान चिल्लाता हुआ अंदर जाता है, अरे बिटिया रानी आई है, परदेश से वापस आ गई है बिटिया रानी। अर्चिता अपना सूटकेस लेकर अंदर जाती है और अर्चिता फिर से बगीचे को देखती है जिसमें सारे फूल खिले हुए थे और अर्चिता उन फूलों को देखकर चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है, अभी तो ये सब फूल मुरझाए हुए थे और अचानक ये सब इतना बदल कैसे गया? और ये हवेली जिस पर इतनी धूल जमी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से यहाँ पर कोई आया भी नहीं है, अब इतनी सफ़ेद कैसे हो गई? ये सब अचानक कैसे? हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। इतने में अर्चिता के भाई का बेटा भागता हुआ आता है। अर्चिता बुआ जी, बुआ जी। आकर अर्चिता से वो लिपट जाता है और अर्चिता भी खुश होकर उसे गोदी में उठा लेती है और उससे कहती है, और छुटकू कैसे हो? बहुत शैतान हो गए हो आप। मेरे लिए लंदन से क्या लेकर आई हो आप? जो तुमने मंगाया था सब लेकर आए हैं। अंदर चलें, आराम से देखेंगे। अर्चिता अंदर जाती है। बीवी जी आप अंदर चलिए, सूटकेस लेकर हम आएंगे। अर्चिता हवेली के गेट पर पहुंचती है जहां उसकी माँ आरती का थाल लिए खड़ी होती है। अर्चिता हवेली के गेट को देखकर चौंक जाती है और हवेली के अंदर देखती है तो बहुत रौनक होती है। अंदर चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। अर्चिता सोच में पड़ जाती है। जो हवेली उसने बस 2 मिनट पहले देखी थी, जहां सिर्फ अंधेरा था, शायद कोई परिंदा भी नहीं था, 2 मिनट में वहां इतनी चहल पहल कैसे हो सकती है? और तभी अर्चिता की माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या देख रही हो? पहचाना नहीं? तुम्हारी माँ हूं मैं। अर्चिता अपनी माँ से कहती है, क्या माँ, आप भी कैसे बात कर रही हो? हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आप तो हमारी जान है। पिछले 25 सालों में अगर हमने किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा याद किया है तो वो आप हैं। आप हमारे सबसे करीब हैं।
अर्चिता की माँ उसका तिलक करती है और मीठा खिलाती हैं, उसकी आरती करती हैं और तभी उसकी चाची दादी सब इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ उसकी भाभी भी होती हैं। सभी अर्चिता का स्वागत करते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। सभी अर्चिता से पूछते हैं, और बेटा कैसे हो, कैसी रही पढ़ाई लंदन में, और यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? पढ़ाई तो चाची पूछो मत ना, एकदम बढ़िया तरीके से हुई थी। और हाँ, यहाँ आने पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई, बस कुछ पागल लोग मिले थे, वही परेशान कर रहे थे। जैसे ही गांव में अंदर आई, एक पागल सा आदमी पता नहीं कहाँ से आ गया और कहने लगा, हवेली पर मत जाओ भाई, सब मर गए हैं, तुम भी मर जाओगी। अजीब सी बातें कर रहा था, पता नहीं कहाँ से आ गया था। तभी चाची कहती है, वह तो पागल है, उसकी बातों पर गौर मत करना, वो तो सबसे ऐसे ही कहता फिरता है। अर्चिता की भाभी कहती है, दीदी आप थक गई होगी ना, आप चेंज कर लो, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। भाभी आप ठीक कह रहे हो, हमारे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। अर्चिता अपने रूम में कपड़े चेंज करने जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। अर्चिता जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे कोई नहीं होता। अर्चिता अपने रूम में चली जाती है और वो कपड़े चेंज करके नीचे आ जाती है। नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करते हुए वो बोलती है, आओ भाभी क्या खाना बना है, सच में मतलब 25 सालों से इसी स्वाद के लिए तरस गई थी मैं। अच्छा अभी ये बताइए भैया कहाँ पर हैं, हम जब से आए हैं भैया को देखा ही नहीं हमने। अर्चिता की ये बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं और सब अर्चिता की तरफ देखने लगते हैं। अर्चिता पूछती है, क्या हुआ, हमने कुछ गलत पूछ लिया क्या? बताइए ना भाभी, भाई कहाँ पर है? एकदम अर्चिता की दादी बोलती है, वो किसी काम से बाहर गया है। दादी के खड़े बोल अर्चिता को बहुत अजीब लगते हैं। अर्चिता तब तो कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाना खा लेती है। शाम को जब वो अपने कमरे से नीचे उतर कर आती है तो वो देखती है कि हॉल में बहुत सजावट हो रही है। वो अपनी माँ से पूछती है, माँ ये सजावट कैसी हो रही है? तब उसकी माँ बताती है, अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई थी बेटा, तुम्हारे पापा के कुछ दोस्त हैं, अपने परिवार के साथ आज शाम हमारे घर पर आ रहे हैं, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। अच्छे से तैयार हो जाना मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इस पर अर्चिता की चाची बोलती हैं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही आ रहे हैं। मेरे लिए? मेरे लिए मतलब? इस पर अर्चिता की माँ बोलती हैं, कुछ नहीं, तुम बस तैयार हो जाना। आखिर हमारी बिट्टू रानी कितने दिन बाद लंदन से आई है, हम भी तो लोगों से मिलवाएं, लोगों से कि हमारी बिट्टू रानी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। ठीक है, हम तैयार हो जाएंगे। शाम को सभी हॉल में होते हैं। पूरा हॉल ऐसा सजा होता है जैसे किसी की मानो शादी होने वाली है, और उन लोगों में 2 चेहरे ऐसे थे जिनकी नजरें सिर्फ अर्चिता पर ही थी। वो अर्चिता ने जितनी बार देखा नोटिस करा, वो दोनों अर्चिता को ही देख रहे थे। अर्चिता अपनी भाभी से कहती है, भाभी ये दोनों लोग कौन है, इतनी देर से मुझे देख रहे हैं? क्या इन लोगों ने कभी किसी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा? जब से मैंने नोटिस कर रही हूँ, देखे जा रहा है। अगर ये पापा के दोस्त के बेटे नहीं होते ना, तब इन्हें बताते हम। और इतने में अर्चिता के पिताजी उसे आवाज़ देते हैं, अर्चिता बेटा इधर आओ, इनसे मिलो। ये है यहाँ के मशहूर जर्नलिस्ट, बहुत बड़ा कारोबार है इनका खुद का चैनल है, और ये उनके बेटे रघु प्रताप सिंह। ये वही होता है जो बहुत देर से अर्चिता को देखे जा रहा था। वो अर्चिता से हाथ मिलाता है तो अर्चिता नमस्ते कर लेती है। इस पर उसके पिताजी कहते हैं, हमारी बेटी बेशक लंदन में पढ़ी है, पर उसके संस्कार आज भी हमारे घर वाले हैं। अर्चिता बेटा एक काम करोगे, आप रघु को हवेली दिखा दो। अर्चिता अपने पिताजी की तरफ देखती है, पर पिताजी हम कह रहे हैं ना, दिखा दो। अर्चिता रघु से कहती है, आइए चलिए दिखाती हूँ। और अर्चिता रघु को हवेली दिखाने ले जाती है। रघु अर्चिता के पीछे पीछे चल रहा था। अर्चिता उसे ऊपर टेरेस पर ले जाती है और वहां से पूरा महल दिखाती है, पूरा गांव। अपने गांव की खूबसूरती का उसके सामने बखान करती है। कितना सुंदर है ना ये सब, यहाँ के खेत, यहाँ की हवाएं और यहाँ की मिट्टी की खुशबू, बहुत सुंदर है ना ये सब।
मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। रघु अर्चिता को देखकर बोल रहा होता है, हाँ वाकई बहुत खूबसूरत है। मन तो करता है कि बस। रघु यह सब कहता हुआ अर्चिता के करीब आ जाता है और अर्चिता एकदम पीछे मुड़कर देखती है। ये क्या कर रहे हो आप, पीछे हटो। अर्चिता रघु को धक्का दे देती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे इतने करीब आने की? हम अभी अपने बाबूजी को बोलते हैं। रघु अर्चिता का हाथ पकड़कर उसे अपने बहुत पास कर लेता है और कहता है, इतना घमंड अच्छा नहीं है मिस अर्चिता। ऐसा ना हो कि तुम्हारी अकड़, तुम्हारा गुरूर सब टूट जाए। और वैसे भी मेरी आदत डाल दो क्योंकि हमारी शादी होने वाली है। अर्चिता यह सुनकर दंग रह जाती है। शादी? किसकी शादी? रघु उसे झटके से छोड़कर कहता है, हमारी। नीचे तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी हमारी शादी की बात ही कर रहे हैं। अर्चिता उससे कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? हम और तुमसे शादी किसी भी हाल में नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये शादी तो होकर रहेगी मिस अर्चिता, चाहे तुम इसे मेरी जिद कह लो या कुछ और, तुम्हें तो मैं पाकर रहूंगा। ये कहकर रघु नीचे चला जाता है और अर्चिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को पोंछकर नीचे जाती है और अर्चिता के पिताजी उससे पूछते हैं, और बेटा कैसी लगी तुम्हें अर्चिता? अंकल आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत ही संस्कारी, मुझे पसंद आई। रघु की माँ अर्चिता से कहती है, मुझे भी अपनी होने वाली बहू बहुत पसंद है। इस पर अर्चिता के पिता कहते हैं, तो फिर देर किस बात की, आज ही इन दोनों की सगाई कर देते हैं। अर्चिता अपने पिता की तरफ देखती है पर उनका चेहरा बहुत ही खुश होता है। वो अर्चिता की तरफ नहीं देखते। फिर क्या, अर्चिता और रघु की सगाई हो जाती है और रघु शैतानी निगाहों से अर्चिता को देख रहा होता है। सगाई पूरी हो जाती है और जब सब घर जा रहे होते हैं तो रघु अर्चिता के पास आता है और उससे कहता है, तैयार है ना? मैं जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे घमंड दोनों को तोड़ने आऊँगा। अभी जा रहा हूँ, बहुत जल्द आऊँगा। अर्चिता उससे अपना हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में चली जाती है और जाकर अपने बेड पर रोने लगती है। दूसरे दिन, माँ हम शिवजी के मंदिर जा रहे हैं। अर्चिता शिवजी के मंदिर जाती है और वो भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, हे भोले बाबा कैसा नृत्य कर रहे हो आप हमारे साथ? आपने देखा ना वो रघु कितना बदतमीज है, हमें शादी नहीं करनी। आप कहो ना बाबूजी को, उन्होंने तो हमसे एक बार भी नहीं पूछा और हमारी ज़िंदगी का फैसला कर लिया। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि हम अपने मन से अपना जीवन साथी चुन सकें? बताइए ना भोलेनाथ, क्या हम इतना भी हक नहीं है? अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कम से कम हमसे एक बार पूछ तो लेते बाबूजी। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोते रोते वो अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लेती है। इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, मारो मारो इसे और मारो। अर्चिता अपने आंसू पोंछकर आवाज़ के पीछे आती है और कुछ लोग किसी को मार रहे होते हैं। वो नीचे जाती है और उन लोगों को हटाती है। क्यों मार रहे हो आप इन्हें, क्यों मार रहे हो? वह पाखंडी है, ढोंगी है और अपराधी है। वो एक लड़का होता है और अर्चिता उसे उठाकर साइड में ले जाती है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाकर पूछती है, कौन हो तुम और ये सब तुम्हें इतना मार क्यों रहे थे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं अपने घर से निकला था और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं गांव के बाहर पड़ा हुआ था और कुछ लोग मुझे मार रहे थे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। कुछ भी याद नहीं? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दोगी क्या? अर्चिता उसे अपने साथ ले आती है और जैसे ही वह महल में हवेली की चौखट पर कदम रखता है वो अर्चिता का हाथ छुड़ा देता है और कहता है, कौन हो तुम? अर्चिता कहती है, मतलब तुम चलो, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, हम तुम्हारी पट्टी कर देते हैं। वो लड़का जैसे ही हवेली में कदम रखता है उसे कुछ आभास होता है और वो अंदर चला जाता है और हवेली को अजीब तरीके से देखने लगता है। अर्चिता उसकी पट्टी करती है और उसके जख्मों पर पट्टी करने के बाद उसे खाने को कहती है। तुम बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खाने को तैयार करवाती हूँ। वो लड़का उठकर हवेली को देखता है और हर कोने को देखने लगता है, वहाँ की दीवारें, वहाँ की चीज़ें, और उसे कुछ फील होता है। इतने में अर्चिता वहाँ आ जाती है। अरे क्या कर रहे हो आप?
आइए खाना खाइए। वो खाना खा लेता है और पूछता है, तुम यहाँ कब से रह रही हो? मतलब हम तो यहाँ पर 2 दिन पहले ही आए हैं। हमारे बाबूजी का घर है ये। आपके बाबूजी का? वो कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं किसी काम से, चाचा जी के साथ। माँ शायद अपने कमरे में होंगी, दादी भी आराम कर रही होंगी, और हमारी भाभी भी हैं, वो भी पता नहीं किधर गई। कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए हैं। शायद अपने अपने काम में बिजी होंगे। आप खाना खाओ। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, हम माँ को बताकर आते हैं। लड़का सोफे पर ही आराम करने लगता है और अर्चिता अपनी माँ के पास जाती है। अपनी माँ को वो उस लड़के के बारे में बताती है। माँ और दादी, भाभी, चाची सभी उस लड़के के आसपास बैठे होते हैं, और जैसे ही वो लड़का अपनी आंखें खोलता है, अपने चारों ओर सभी को पाता है। वो अचानक उठकर बैठ जाता है और अर्चिता की दादी उससे पूछती हैं, कौन हो तुम और इस गांव में क्या कर रहे हो? वो लड़का उसकी दादी के सवालों से चौंक जाता है और बहुत अजीब तरीके से दादी को देखता है, और फिर चाची बोलती हैं, सुना नहीं, माँ तो कुछ पूछ रही हैं, कौन हो तुम और इस गांव में क्या कर रहे हो? मैं, लड़का जवाब देता है, मैं मुसाफिर हूँ, अपने घर से काम की तलाश में निकला था। यहाँ कैसे आया, कौन लेकर आया, मुझे कुछ याद नहीं। उसके इतना कहते ही अर्चिता की माँ कहती है, जो भी है, अब तुम ठीक हो ना, चले जाओ यहाँ से। अपने परिवार के ऐसे बर्ताव को देखकर अर्चिता दंग रह जाती है और वो सोचती है, आखिर वो सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो लड़का कहता है, जी ठीक है। वो लड़का इतना कहकर हवेली से बाहर जा रहा होता है कि अचानक वो चक्कर खाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अर्चिता तुरंत उसे भागकर उठाने को जाती है, और अर्चिता उसे जैसे ही उठाती है, सुनिए, क्या हुआ आपको, उठिए। अर्चिता अपनी भाभी से कहती है, भाभी जरा आइए इधर, शायद ये बेहोश हो गए हैं, उठाने में मदद करिए। अर्चिता की भाभी आती है और उस लड़के को उठाने में उसकी मदद करती हैं। बाकी सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अर्चिता उसी के पास बैठी होती है और बहुत देर तक उसके पास ही बैठी रहती है। तब उस लड़के को होश आता है और वो उससे पूछती है, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं यहाँ कैसे? लड़का पूछता है, आप बेहोश हो गए थे। इतने में अर्चिता की माँ आती है और कहती है, बेटा तुम तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारी शादी की तैयारियां करनी है, गहने खरीदने जाना है। पर माँ इतनी जल्दी क्या है, शादी कल थोड़ी ना है। अर्चिता, अभी अभी राजगुरु पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया कि कल का मुहूर्त सबसे अच्छा है। कल के बाद 3 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है, इसीलिए तुम्हारी शादी कल ही होगी। पर माँ कल? इतना कहकर उसकी माँ चली जाती है और अर्चिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लड़का उससे पूछता है, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आप इस शादी से खुश नहीं है ना? खुश? मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती, किसी ने एक बार भी मेरे से नहीं पूछा। हम तो यहाँ पर अभी आए थे, अचानक शादी, और वो भी ऐसे लड़के से जो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बहुत बदतमीज है वो। तो आप शादी से मना क्यों नहीं कर देती? किससे करे मना? कोई हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है, बाबूजी को टाइम नहीं है और माँ समझने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए कि लड़का कहाँ रहता है, मैं उससे बात करूँगा, समझाऊँगा। नहीं, आप रहने दीजिए, आप इन सब झमेले मत पड़िए, आप तैयार हो जाइए, कल शादी है ना, आप भी हमारी शादी में शामिल हो जाइए। पता नहीं, आपसे कुछ वक्त की पहचान ही है हमारी, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम आपको बहुत दिनों से जानते हैं। हम अपने किसी और दोस्त को तो बुला नहीं पाएंगे, तो आप ही ठीक। जी, जैसा आप ठीक समझो, मैं भी आता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। इतना कहकर वो लड़का हवेली से चला जाता है और इधर अर्चिता की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। वो लड़का शिवजी के मंदिर जाता है और लड़का पूजा कर रहा होता है। तो पंडित जी पूछते हैं, बेटा तुम इस गांव में कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता, यहाँ तो परिंदा ही पर नहीं मारता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी की ऐसी बात सुनकर लड़का दंग रह जाता है। तो वो कहता है, पास ही में एक हवेली है, उसमें मेरी दोस्त रहती है, उसकी शादी है। तो पंडित लड़की की ये बात सुनकर
चौंक जाता है और उसकी पूजा का थाल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। इस पर लड़का कहता है, क्या हुआ पंडित जी, इतना घबरा क्यों गए? तो पंडित कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उस हवेली के लोग तो 25 साल पहले ही मर गए थे। क्या? सबको मार दिया था उसने। मुझे आज भी याद है वो भयानक रात। उस रात उसने उन सबको मौत के घाट उतार दिया था। पर पंडित जी, वो लड़की तो वहां रहती है और उसका पूरा परिवार वहीं रहता है। क्या नाम बताया तुमने उस लड़की का? उसका नाम अर्चिता है, शायद अर्चिता। पंडित अर्चिता का नाम सुनकर कुछ याद करता है और कहता है, रुको मैं भी आता हूँ। पंडित पुरानी किताबें उठाकर देखता है जिसमें हवेली के एक एक सदस्य की फोटो होती है और हवेली का पूरा राज होता है। वो लड़का बोलता है, पंडित जी ये क्या है? बेटा, ये उनके परिवार की फोटो है। जहाँ तक मुझे याद है इनमें से सभी मर गए हैं। ये लड़की ही है जो बची हुई है, क्योंकि ये लड़की बाहर पढ़ने गई हुई थी। शायद वही वापस आ गई है, वो भी मर जाएगी। ये सब खेल उसको मारने के लिए ही रचा गया है। उसकी शादी नहीं, उसकी अर्थी सजाई जा रही है। उसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं होगा, मैं बचाऊंगा उसे। वो लड़का इतना कहकर वहां से भागता हुआ हवेली की ओर जाता है और जब हवेली पहुंचता है तो वहां अर्चिता की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। वो जाकर अर्चिता को देखता है तो उसे वो वहां दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो पूरी हवेली में अर्चिता को ढूंढता है। उसकी दादी उस लड़के से कहती है, किसे देख रहे हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लड़का कहता है, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से दूसरी तरफ चला जाता है और अर्चिता को ढूंढने लगता है। अर्चिता ऊपर टेरेस पर होती है। वो अर्चिता से जाकर कहता है, अर्चिता चलो यहाँ से। पर कहाँ? ये सब ढोंग है, ड्रामा है, कुछ भी सच नहीं है यहाँ पर। तुम्हारी जान को खतरा है, चलो यहाँ से। अर्चिता उसका हाथ छुड़ा देती है। आप पागल हो गए हो क्या? क्या ढोंग है? आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अर्चिता, पहले हवेली से बाहर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पर क्यों जाए हम हवेली से बाहर? आपको पता है ना हमारी शादी होने वाली है। अर्चिता, मैं कह रहा हूँ ना, चलो यहाँ से वरना मर जाओगी तुम। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अर्चिता प्लीज मेरी बात समझो, चलो यहाँ से। अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो प्लीज यहाँ से चलो। वो लड़का अर्चिता का हाथ पकड़कर उसे हवेली से बाहर ले जा रहा होता है और जैसे जैसे अर्चिता और उस लड़के के कदम हवेली से बाहर की ओर बढ़ते हैं, हवेली पूरी काली होने लगती है। अर्चिता ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है, पर वो लड़का उसका हाथ नहीं छोड़ता और अर्चिता के सभी घर वाले अर्चिता को आवाज देते हैं, तुम कहाँ जा रही हो अर्चिता? वापस आओ, वापस आओ। कहाँ जा रही हो? वापस आओ, तुम्हें यहीं रहना है। जैसे जैसे वो लड़का हवेली के गेट की तरफ बढ़ता है, गेट बंद होने ही वाला होता है। अर्चिता और वो लड़का जल्दी से भागकर गेट को पार कर लेते हैं और वो दोनों सोचते हैं कि शायद वो बच गए। लेकिन थोड़ी ही देर में अर्चिता का पूरा परिवार और रघु का भी पूरा परिवार उनके चारों ओर आ जाता है और उन दोनों की तरफ ही बढ़ रहा होता है। अर्चिता ये सब देखकर डर जाती है और उस लड़के के पीछे छुप जाती है और कहती है, अब हम क्या करेंगे? लड़का कहता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस लड़के को पंडित जी ने शिवजी के त्रिशूल का छोटा सा लॉकेट दिया था। वो उसको निकालता है और उसको उन सभी को दिखाता है और सभी लोग पीछे हो जाते हैं। लड़का अर्चिता को लेकर भाग जाता है और शिवजी के मंदिर पहुंच जाता है। पंडित से देखकर कहता है, आ गए तुम, बहुत बहादुर हो बेटा। अर्चिता पंडित से कहती है, पंडित जी ये क्या हुआ है हमारे घर वालों को? वो तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारा परिवार तो 25 साल पहले ही मर गया था। ये सब तो उनकी आत्माएं हैं जो उस डैन के कब्जे में है। जो भी हवेली में जाता है वो उसका हो जाता है और तुम्हें भी वो वैसा ही बना देती जैसा तुम्हारा परिवार हो गया है। वो लड़का कहता है, अब तो सब कुछ ठीक है ना पंडित जी? नहीं, ये लड़की तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक इसका विवाह किसी और से नहीं हो जाता, नहीं तो वो डायन इसका विवाह उस लड़के से करा देगी। पर इस लड़की से शादी करेगा कौन? कोई नहीं चाहेगा
अपनी जान को खतरे में डालना। इतने वो लड़का कहता है, मैं करूँगा अर्चिता से शादी। बताओ अर्चिता, तुम करोगी या नहीं? अर्चिता शादी के लिए हाँ कह देती है और जब दोनों की शादी हो रही होती है तो रघु और अर्चना का पूरा परिवार मंदिर के चारों ओर बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है। सब अपने असली भेष में आ गए होते हैं और जैसे ही वो लड़का अर्चिता की मांग में सिंदूर भरता है और मंगलसूत्र पहनाता है, उन दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है और सारी आत्माएं गायब हो जाती हैं और वो लड़का और अर्चिता उस गांव से वापस चले जाते हैं। रास्ते में अर्चिता लड़के से कहती है, आपका नाम क्या है? तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? अर्चिता कहती है, आपने बताया ही नहीं। मेरा नाम शंकर है। अर्चिता हंसने लगती है। कितनी अजीब बात है ना, आप हमारे जीवन साथी बन गए और हमें आपके बारे में कुछ पता भी नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 250 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।